नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या स्वागत करती हूँ मेरे नए सेशन पे। मैंने इससे पहले आपको संविधान के बारे में एनसीईआरटी की बुक पढ़ाई है और जितने भी एनसीईआरटी बुक में संविधान से रिलेटेड कोर्सेज रिलेटेड है हम इनको पढ़ने वाले हैं, तो आप मेरी वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। संविधान में ये दिया है अधिकारों का महत्व। क्या होता है अधिकारों का महत्व, ये जानते हैं। 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली थी। मतलब 1942 के एशियाई खेल में तो अनेक जैसे फ्लाईओवर स्टेडियमों का निर्माण करना था, है ना। तो इसके लिए ठेकेदार देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मज़दूरों की भर्ती की गई थी। और ये भर्ती लेकिन मज़दूरों में कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया। मतलब बहुत दयनीय दशा थी और उनको काम में लगाया गया था। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई थी। मतलब जो सरकार थे वहाँ की, वो जो मजदूर लाए थे स्टेडियम फ्लाईओवर बनवाने के लिए, एशियाई खेलों के लिए, तो उन जो मजदूर थे उनको उनसे उनकी जो लागत है, उनकी जो रोजी रोटी, उससे भी कम मजदूरी में दी गई थी। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। इससे पहले मैं बता दूं, ये पूरी बेसिक जानकारी है। हमें टीचर भर्ती की तैयारी करना है तो डीपली पढ़ने के लिए लक्ष्मीकांत की बुक है और भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये अगर आपको बेसिक जानकारी चाहिए तो एनसीईआरटी बुक बेस्ट है। तो देखते हैं कि जब मज़दूरों को कामकाज की दयनीय दशा में काम लिया गया, सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दी गई थी और समाज वैज्ञानिक के एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन किया। मतलब कम मजदूरी में काम कर रहे हैं ऐसा देखा, और वह सर्वोच्च न्यायालय, कहाँ पे, सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बदहुआ मजदूरी जैसा है। मतलब बेगार मतलब बिना रोजगार के, बिना पगार के ऐसे ही उनसे मजदूरी करवा रहे थे, जैसा है कि नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा था। अब हमारे संविधान में नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन तो हो ही रहा था। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह हजारों मजदूरों को इनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाए। जो उन रिफर करते हैं उतना उनको मजदूरी दिलाया जाए। आगे देखते हैं, एक और कहानी है यहाँ पे। मचल लालुंग उनको जब गिरफ्तार किया गया तब वो 23 वर्ष का था। लालुंग असम के मड़गांव जिले के चुबरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ पाया गया। जब मुकदमा जब चल रहा था तो जब सुनवाई हो रही थी तो लालुंग जो था वो मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ था और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल अधिकारियों को 2 बार 1957 और 1996 चिट्ठी भेजी कि लालुंग स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। वहाँ से ऑर्डर आ गया, डॉक्टरों ने जेल के अधिकारियों को भेज दिया, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालुंग न्यायिक हिरासत में बना रहा। मंचल लालुंग को जुलाई 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वह 77 वर्ष का हो चुका था। अब देखिए कितने वर्ष का था, 23 वर्ष का था। अब जब छोड़ा गया तो कितने वर्ष का था, 77 वर्ष का था। इस प्रकार वह 54 वर्ष तक हिरासत में रहा और इस दौरान, आगे देखते हैं, इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार फिर सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों का निरीक्षण किया तब जाकर लालुंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया क्योंकि उनके मुकदमे की सुनवाई ही ना हो सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका अर्थ यह है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है।
मचल लालूंग का मामला उस स्थिति का संकेत करता है जब संविधान द्वारा दिए गए अधिकार व्यवहार में प्राप्त नहीं होते। जैसे कि इसमें हमारे संविधान में जो मानव अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, है ना, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, अगर इसमें उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है तो उनको उसमें आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। जैसे कि अगर लालूंग धनी और ताकतवर होता तब क्या होता? यदि निर्माण करने वाले ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोग इंजीनियर होते तो क्या होता? क्या इसके साथ भी अधिकारों का इसी तरह हनन होता? शायद नहीं। इस प्रकार पहले उदाहरण में भी संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई, इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिले जिसके वे हकदार हैं। शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण इन मजदूरों को न्याय मिल सका। ये पॉइंट है। आगे देखते हैं अधिकारों का घोषणा पत्र। इसमें है ये बताते हैं कि दोनों उदाहरण में अधिकारों और उन्हें लागू किए जाने का महत्व पता चलता है। हमको दोनों जो उदाहरण बताए हमें ऊपर, उसमें अधिकारों का हमें महत्व पता चलता है। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकार को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। अधिकतर लोकतांत्रिक जो रहते हैं, नागरिकों के अधिकार को सूचीबद्ध किया जाता है। प्रजातंत्र में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। हमको मालूम होना चाहिए प्रजातंत्र जो है हमारा जो देश है प्रजातांत्रिक, उसमें हमें सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है जिन्हें सरकार सदैव मान्यता देगी। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। किसे कहते हैं? संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची, जो कलेक्ट करके जो रखे रहते हैं अधिकार, उसकी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है। इसमें एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकार के विरुद्ध काम करने से रोकता है। मतलब सरकार जो रहती है, उनको जो शक्तियाँ मिली रहती है, उनका दुरुपयोग करने से ये जो घोषणा पत्र है उसे रोकता है और इसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। जैसे कुछ उल्लंघन हो जाता है तो उसके लिए समय रहते उपचार सुनिश्चित करता है। संविधान नागरिक के अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? अब ये बताइए आप लोग। नागरिक के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। ठीक है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किए जाने की आवश्यकता होती है। जी हाँ, यह जरूरी है कि सरकार व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है, नौकरशाही या उसी को क्या बोलते हैं, न्यायपालिका कहते हैं, अपने कार्य के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। जैसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और क्या क्या देखते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने इन अधिकारों का महत्व समझा और मांग की थी। मतलब हमारा देश जब स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान गुजर रहा था तो स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी नेताएं थे, उन्होंने इन अधिकारों की मांग की और इस मांग में ये थी कि जो अंग्रेज थे शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। उसमें मांग में यह था कि अंग्रेज शासकों को जनता के अधिकारों का आदर करना चाहिए। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने, ये डेट याद रख लीजिएगा, 1928 में ही मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों की एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी। कौन सी घोषणा पत्र की मांग उठाई थी? बहुत सारी मांग। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने व उन्हें सुरक्षित करने पर भी सभी की राय क्या है, एक थी। मतलब इसमें ये बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता के बाद जो संविधान का निर्माण हुआ था, उन अधिकारों का समावेश करके सब सुरक्षित करने का भी एक कार्य जिम्मा एक जैसा सबका चल रहा था। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी और उन्हें मौलिक अधिकार की संज्ञा दी गई। जो हमें अधिकार चाहिए उसको एक मौलिक अधिकार की नाम दिया गया, उनकी संज्ञा दी गई। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन से अनुच्छेद में मौलिक अधिकार की बात कही गई है।
सूचीबद्ध किया गया है जिनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए हैं वे इतने महत्वपूर्ण हैं कि संविधान जो स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। मतलब संविधान स्वयं में एक ऐसा सुनिश्चित है, एक ऐसी शक्ति है जो सरकार भी उसका उल्लंघन ना कर सके। मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहाँ साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानून का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकार की गारंटी और सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। ये यहाँ पे दिया गया है। सामान्यतः अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तन कर सकती है। सामान्य अधिकारों जैसे कुछ हमारे बहुत सारे सामान्य अधिकार हैं, है ना, उनको संसद कानून बनाकर उसमें परिवर्तन ला सकता है। लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो इसमें यह कहा गया है कि सामान्य अधिकार को संसद तो परिवर्तन कर सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। मतलब संविधान संशोधन होता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। मतलब इसमें ये कहा है कि सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकार के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता जब तक संविधान ना चाहे। इस अध्याय में हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों पे मौलिक अधिकार के हनन को रोकने की शक्ति और इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। किसके पास है? न्यायपालिका के पास है। विधायिका या कार्यपालिका के किसी कार्य का निर्णय से यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है, इसमें कह रहा है कि विधायिका या फिर कार्यपालिका के किसी कार्य या जो निर्णय ले रहे हैं उससे कि मौलिक अधिकार का हनन हो जाता है तो उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है, तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लें। जैसे कि विधायिका हो गए या कार्यपालिका हो गए, इनकी जो निर्णय होती है, अगर इनके निर्णय से या फिर इसके कोई कार्य से मौलिक अधिकार में कोई हनन हो जाता है तो जो न्यायपालिका होती है इनको वो अवैध घोषित कर सकती है। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। क्या नहीं है? निरंकुश असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग का औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। तो यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकार के हनन को जब सरकार के द्वारा मौलिक अधिकार में हनन होता है तो उसे रोकने का उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास होती है। या फिर विधायिका या कार्यपालिका से कोई कार्य निर्णय में मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उन पर अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है। न्यायपालिका इसे अवैध घोषित कर सकती है, ये हमने पढ़ाया है। लेकिन ये है कि मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है, है ना। उसमें जो संविधान में दिया गया है वही है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगा सकती है। मतलब औचित्यपूर्ण कहा गया है यहाँ पे, तो जो संविधान में दिया है उसी को देखकर ही ये कर सकती है, अपने से नहीं कर सकते हैं कुछ भी चीज़। कहाँ पहुँचे, क्या समझे? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की तुलना दक्षिण अफ्रीका के संविधान में दिए गए अधिकारों के घोषणा पत्र से करें। उन अधिकारों की एक सूची बनाए। जी हाँ, इसको देखने से पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं ये क्या लिखा है। दक्षिण अफ्रीका में संविधान में अधिकारों की ये घोषणा पत्र यहाँ पे दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ। कब लागू हुआ था? दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ। इसे तब बनाया और लागू किया गया जब रंग भेद वाली सरकार के हटने के बाद दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध के खतरे से जूझ रहे थे। कब ये बनाया? जब दक्षिण अफ्रीका गृह युद्ध, उस टाइम गृह युद्ध हो रहा था, उससे खतरे से उन लोग जूझ रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार उसके अधिकारों का घोषणा पत्र दक्षिण अफ्रीका में प्रजातंत्र की आधारशिला है।
यह नस्ल है, लिंग, गर्भधारण और वैवाहिक स्थिति, जाति, सामाजिक मूल, रंग, आयु, अपंगता, धर्म, अंतरात्मा, आस्था, संस्कृति, भाषा के जन्म के आधार पर भेदभाव वर्जित करता है। मतलब इनका संविधान जो बना था वो सब में भेदभाव वर्जित कर रहा था। यह नागरिकों को संभवतः सबसे ज़्यादा व्यापक अधिकार देता है। संवैधानिक अधिकारों को एक विशेष संवैधानिक न्यायालय लागू करता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सम्मिलित कुछ और अधिकार थे, जैसे कि गरिमा का अधिकार हो गया, निजता का अधिकार हो गया, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वस्थ परिवार और परिवार संरक्षण का अधिकार हो गया, समुचित आवास का अधिकार, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन पानी, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषा समुदाय का भी अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो ये हो गया दक्षिण अफ्रीका का। तो इसमें कहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की तुलना, हमारे जो भारत के जो संविधान है उनकी तुलना दक्षिण अफ्रीका के संविधान से करें। घोषणा पत्र में जो दिया है उन अधिकारों की एक सूची बना लें, दोनों संविधानों में पाए जाते हो। दोनों मतलब एक सूची बनाओ कि हमारे कौन कौन से संविधान में जो दिए गए हैं वो दोनों से मिलता है। दक्षिण अफ्रीका में हो या फिर भारत में नहीं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में स्पष्ट रूप से दिए गए हो कि हो पर भारतीय संविधान में निहित माने जाते हैं। ठीक है, देखते हैं समता का अधिकार या समानता का अधिकार। इन्हीं को समानता का अधिकार भी कहते हैं, जो 14 से 18 तक रहता है। निम्न दो स्थितियों पर विचार करें कि काल्पनिक स्थितियां हैं पर ऐसी बातें होती रहती हैं और आगे भी हो सकती हैं। क्या आपको उनमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन दिखाई देता है? देखते हैं। स्वदेश कुमार अपने गांव गया, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। गांव के एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था, पर उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसके नाम उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसने उसका नाम पूछा। मतलब उनके मित्र कौन से कास्ट का है ये उसके लिए नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार को तो एक सुंदर कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी, क्योंकि वह दलित था और उनके नाम से उनको पता चल गया कि वो दलित परिवार से रहा होगा। देखते हैं आगे। और टेलीविजन के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि आगे वे समाचार ना पढ़े। वे सभी महिलाएं थीं। इसका कारण यह बताया गया है कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी हैं, लेकिन उस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुष पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया, महिलाओं पर लगाया गया। तो यह इस दोनों कहानी में भेदभाव करने को मिलता है और ये समानता के अधिकार का हनन होता है। तो इसके आगे पढ़ते हैं हम। भारत का संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, इसको याद रखना है आपको। ये भाग 3 में हमें समानता या समता का अधिकार में क्या क्या दिया गया है हम आगे देख लेते हैं। समता का अधिकार कानून के सक्षम समानता, कानून के समान संरक्षण। मतलब इसमें को दिया गया है अनुच्छेद 14, कानून के सक्षम समानता, कानून के समान संरक्षण। जैसे ये 14 है और ये 15 है, 16 है, 17, 18 ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे उपबंध भी दिए गए हैं। एक इकलौता एक ही लाइन का नहीं होता है, इसके उपबंध भी दिए गए हैं। वो आपको डिटेल पढ़ने के लिए आपको लक्ष्मीकांत की बुक या फिर और आपके जो नॉलेज में है वो बुक पढ़ना है। धर्म, मूल वंश, जाति। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। मतलब धर्म के नाम से ना भेदभाव किया जाए, मूल वंश के नाम से, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। जैसे दुकान, होटल, कुआं, तालाब, स्नान घाट आदि सड़कों में प्रवेश की सभी जगह हम समान अधिकार से जा सकते हैं। और ये अनुच्छेद किसमें है? 15 में है, 15 में बताया गया है। और ये है इसमें 16। रोजगार में अवसर की समानता। मतलब रोजगार हमें अवसर है उसमें भी समानता होनी चाहिए। नहीं कि ये बड़े घर का लड़का है इसको पहले रोजगार दिया जाए, ऐसा नहीं है, सभी के लिए समान है। छुआछूत का अंत, अनुच्छेद इसमें 17 आएगा। छुआछूत का अंत है और उपाधियों का अंत है 18 में।
उपाधियों का एन 18 में है। तो ये समता के अधिकार के ये याद करने पड़ेंगे। समानता के अधिकार में कौन से अनुच्छेद में कौन सा नियम बताया गया है। उसी तरह ये आगे देखते हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, हमें भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का भी, संगठित होने का भी अधिकार है। भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार है। भारत में किसी भी हिस्से में बसने और रहने का अधिकार है। कोई भी पेशा चुनने, व्यापार का या अपने जो है बिजनेस, वो हमारा हक है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, अभियुक्त और सजा पाए लोगों के अधिकार। इसमें ये चलता है 19 से 22। तो आप ये देख सकते हैं, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार हमें है और भारत के किसी भी हिस्से में हमें बसने और रहने का अधिकार है। कोई भी पेशा चुनने, जैसे व्यापार करने का और कोई भी कार्य करने का हमको अधिकार है। अपराधों के लिए दोष से सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जैसे हम कोई अपराध कर रहा है और वो निर्दोष है तो उसके लिए उस संबंध में संरक्षण मिल सकता है। जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हम अपने जीवन की रक्षा, हमारी दैहिक स्वतंत्रता, हम कहीं भी आना जाना, इसकी स्वतंत्रता का अधिकार है। शिक्षा का भी अधिकार है, हम अपने मर्जी से शिक्षा का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अभियुक्त सजा पाए लोगों के अधिकार है। तो ये सब है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार देख लेते हैं। 23-24। मानव के दुर्व्यवहार और बंधुआ मजदूरी पर रोक। मानव के दुर्व्यवहार और उसकी बंधुआ मजदूरी, जैसे कम लागत में या फिर ऐसी फ्री में मजदूरी कराना, उस पर रोक। जोखिम वाले कामों में बच्चे से मजदूरी करने पर रोक, जैसे 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी काम में आप नहीं लगा सकते। उनकी जो स्कूल का टाइम रहता है इसमें बताया गया है। इसके बारे में हम डिटेल और नीचे में पढ़ेंगे। अभी एक टॉपिक वाइज है जिसको आपको याद करनी है। तो आगे देखते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25, 28, इसमें 25। आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, हम अपने किसी भगवान के अपने आस्था रख सकते हैं, उनकी प्रार्थना कर सकते हैं, उसकी हमको आज़ादी है। धार्मिक मामलों के प्रतिबंध, धार्मिक मामलों में प्रतिबंध 26 आर्टिकल्स। और किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए 27। और कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो ये आस्था और प्रार्थना की आज़ादी, धार्मिक मामलों के प्रतिबंध, किसी विशिष्ट धर्म या अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा या उपासना की उपस्थिति होने की स्वतंत्रता, ये देख लेते हैं। और ये 29 सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, 29 to 30 इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये है अल्पसंख्यक की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। अल्पसंख्यकों की भाषा मतलब कोई भी ये 29 और ये 30, आर्टिकल 30। अल्पसंख्यक में जो इसमें भाषा है और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार दिया गया है, जिसमें सांस्कृतिक और शैक्षिक का अधिकार है। तो आप आसानी से याद हो सकता है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करने का अधिकार है। आगे देखते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यह अधिकार है अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 में है। 31 को हटा दिया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार, जो मौलिक अधिकार है उसको हम लागू करवाने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। ये आर्टिकल्स 32 में दिया गया है। अब इसके डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल दिया गया होगा।
ये भेदभाव के स्पष्ट उदाहरण हैं। एक में जाति व दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया। आपकी राय में क्या यह भेदभाव उचित है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। समता का अधिकार या समानता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। या सार्वजनिक स्थल जैसे दुकान हो गया, होटल, मनोरंजन, कुआं स्थल, स्नान घाट या पूजा स्थल भी हो गया, में समानता का आधार पर प्रवेश देता है। केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से किसी के आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। या उपयुक्त आधार पर लोक सेवाओं में भी कोई भेदभाव वर्जित करता है। यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। यह कह रहे हैं कि क्या ऐसी बातें हमारे देश में होती है या ये सब केवल काल्पनिक है? जी नहीं, होती है। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे भद्दा रूप है। आज भी ये छुआछूत की प्रथा चलती आ रही है, अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। असमानता का सबसे भद्दा रूप है असमान व्यवहार करना, नीच जाति के हैं उनके घर का पानी नहीं पीना, ये सब समानता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया है। समानता के अधिकार के द्वारा तो समाप्त कर ही दिया है। उसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई है कि केवल उन्हीं लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है, राज्य की किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। मतलब उपाधि को भी नष्ट कर दिया गया है। क्यों नष्ट कर दिया गया है? क्योंकि पहले राजा महाराजा की उपाधि धारण किया जाता था, है ना। अभी भी मतलब किए जा रहे थे उसको उपाधि को, बस वही लोग उपाधि धारण कर, जैसे सेना पे है, कोई शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपाधि प्राप्त किए हैं, उनको, बाकी किसी को यह उपाधि प्रदान नहीं करने, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार समानता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा व गरिमा प्राप्त हो सके। ये हमारा संविधान। क्या आपने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? यह समानता को कैसे परिभाषित करती है? प्रस्तावना देखते हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 16(4) में इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिक के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में प्राप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। ये इसमें अनुच्छेद आर्टिकल में दिया गया है 16 में। इसमें यहाँ आप पाएंगे कि प्रस्तावना में समानता के बारे में 2 बातें का उल्लेख है। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर की समानता का अर्थ है कि समाज के सभी वर्ग को समान अवसर मिले। समाज में जितने भी वर्ग के, कितनी भी जाति के लोग हैं, उनको समान अवसर मिले। लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हो तो वह समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है? संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिला, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं, निर्णय लागू कर सकती है। बेहतर बनाने के लिए उनके लिए विशेष योजनाएं और विशेष निर्णय लागू कर सकती है। आपने नौकरियों और स्कूल में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में अवश्य सुना होगा, है ना। सभी वर्ग के जाति के आरक्षण के लिए ओबीसी, एसटी, एससी को वर्ग में बांटे हैं। आपको संभवतः आश्चर्य भी हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यह आरक्षण क्यों? क्योंकि इसके जब संविधान में आर्टिकल्स हैं तो उसमें उपबंध है जो सरकार संविधान के नियम के अनुसार ही चलता है। तो हम पढ़ते नहीं हैं डिटेल में और हम सवाल उठा देते हैं कि यह बावजूद आरक्षण क्यों है। ठीक है, देखते हैं आगे। वास्तव में संविधान का अनुच्छेद 16(4) साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि आप संविधान की भावना देखें तो आप पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए यह जरूरी है। तो ये किस में दिया गया है? आरक्षण जैसी बातें की गई है अनुच्छेद 16 के भाग 4 में। तो आप एक न्यायाधीश हैं, ये नीचे देख लेते हैं।
आप एक न्यायाधीश हैं। आपको उड़ीसा की पूरी जेल के दलित समुदाय के एक सदस्य हदिबंधु से एक पोस्ट कार्ड मिलता है। उसमें लिखा है कि मान लो आप एक न्यायाधीश हैं, आपको एक पोस्ट कार्ड मिला है और उस कार्ड में लिखा है कि समुदाय के पुरुषों ने उस प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया जिसके अनुसार उन्हें उच्च जातियों के विवाहोत्सव में दूल्हे और सभी मेहमानों के पैर धोने पड़ते थे। इसके बदले उस समुदाय का 4 महिलाओं को पीटा गया और उन्हें निवस्त्र करके घुमाया गया। पोस्ट कार्ड लिखने वाले के अनुसार हमारे बच्चे शिक्षित हैं और वे उच्च जातियों के पुरुष के पैर धोने, विवाह में भोजन के बाद जूठन हटाने और बर्तन मांजने का परंपरागत काम करने को तैयार नहीं है। यह मानते हुए कि उपयुक्त तथ्य सही हैं, आपको निर्णय करना है कि क्या इस घटना में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आप इसके सरकार को क्या आदेश देंगे। तो इस कहानी को सुनकर कहीं ना कहीं हनन की बात तो कही गई है, क्योंकि अगर इसमें उड़ीसा की पूरी जिले में एक दलित समुदाय के सदस्य हादी बंधु ने एक पोस्ट कार्ड मिलता है और शादी जब होती है तो यह मेहमानों के पैर धोया जाता है, तो उसमें मना कर देते हैं कि हम शिक्षित हैं, हम पैर नहीं धोएंगे। तो और उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे पुरुषों के पैर धोने हैं, हमें भोजन के बाद जूठन हटाने हैं और बर्तन भी मांजने हैं, और जैसे ऐसा नहीं करने पर 4 महिलाओं को पीटा गया, जिसे निवस्त्र करके घुमाया गया है। ये तो हनन है, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार में ये हनन ही हो रहा है। स्वतंत्रता का अधिकार देख लेते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, किसी भी लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है। किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी संविधान, हमारा संविधान लोकतांत्रिक संविधान है जिसमें समानता और स्वतंत्रता महत्वपूर्ण ही है। इसमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। समानता के बिना स्वतंत्रता की कल्पना नहीं की जा सकती, स्वतंत्रता के बिना समानता की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। मतलब हम अपना चिंतन हम सोच सकते हैं, हम अपना अभिव्यक्ति, हम कार्य वृद्धि और अपना विकास कर सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्वतंत्रता है। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि हम जैसा चाहे वैसा करने लगे। मतलब हम गलत राह में हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि ऐसा करने की इजाज़त दे दी जाए तो बहुत सारे लोग आपसी में स्वतंत्रता का आनंद उठाने से वंचित हो जाएंगे। अतः स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी अन्य स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और आगे देखते हैं, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये क्या है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब स्वतंत्रता का अधिकार तो है ही, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण को क्या दे दिया गया है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को महत्वपूर्ण माना है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उनके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का अधिकार है। इसके अलावा पुलिस के लिए यह आवश्यक है कि वह अभियुक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के सामने पेश करे। न्यायाधीश की इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तार उचित है या नहीं। इस अधिकार द्वारा किसी व्यक्ति के जीवन को मन माने ढंग से समाप्त करने के विरुद्ध ही गारंटी नहीं मिलती, बल्कि उसका दायरा यह भी व्यापक है। सर्वोच्च न्यायालय के पिछले अनेक निर्णयों द्वारा इस अधिकार का दायरा बढ़ा है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें शोषण से मुक्त और मानवीय गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार हो, क्योंकि इसके बिना कोई व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। ये संविधान के सरकार ने कहा है, न्यायालय ने माना है। निवारक नज़रबंदी क्या है, देखते हैं। निवारक नज़रबंदी सामान्यतः किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार करते हैं
तब उसने अपराध किया हो। पर इसके अपवाद भी हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका पर गिरफ्तार किया जा सकता है कि वह कोई गैरकानूनी कार्य करने वाला है, या फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना कुछ समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि निवारक नज़रबंदी क्या है। कि कोई व्यक्ति कोई जुर्म नहीं किया रहता है, फिर भी उनके शक में आशंका होती है कि इन्होंने काम किया है, और इसे गैर कानूनी कार्य करने पर या फिर कोई चोरी जो भी जो जैसा भी है कार्य करने पर इनको वर्णित का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल भेजा जाता है। इसके निवारण को ही नज़रबंदी कहा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार को लगे कि कोई व्यक्ति देश की कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो उसे बंदी बना सकती है। यही है निवारक नज़रबंदी। पहले से एहसास हो जाना कि ये इंसान कुछ करने वाला है, तो इसको बंदी बना लो। लेकिन यह भी है कि निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए ही हो सकती है। 3 महीने के बाद ऐसे मामले समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के सक्षम लाए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नज़रबंदी सरकार के हाथ में असामाजिक तत्व और राष्ट्र विद्रोही तत्वों से निपटने का एक हथियार है। ये अच्छी बात है कि नज़रबंदी रखने से, निवारक नज़रबंदी से कोई गलत काम होने से पहले ही उनको उस पर जेल में डाल दिया जाए 3 महीने के लिए। लेकिन सरकार ने पहले इसका दुरुपयोग किया है। अनेक लोग यह मानते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे सुरक्षात्मक उपाय किए जाने चाहिए जिनसे सामान्य नागरिक के विरुद्ध अन्य किसी कारण इसके दुरुपयोग को रोका जा सके। वास्तव में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार तथा निवारक नज़रबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। कुछ लोग कहते हैं कि ये गलत है, ऐसा करने से लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ऐसा उपाय, सुरक्षात्मक उपाय किया जाना चाहिए जो सामान्य नागरिक के विरुद्ध किसी के कारण से इनका दुरुपयोग रोका जा सके, ये कहा गया है। अन्य स्वतंत्रताएं जैसे हैं, हमको अन्य स्वतंत्रता क्या मिली है, आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुछ और अधिकार भी हैं। इनमें पर कोई भी अधिकार निरकुश नहीं है। इनमें से प्रत्येक के प्रयोग पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानून व्यवस्था, शांति और नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और क्या क्या स्वतंत्रता है जिसे प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे भाषण हो गया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया, कानून व्यवस्था हो गया, शांति और नैतिकता के आधार पर लगा सकते हैं। सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता का प्रयोग करने पर यह शर्त है कि वह शांतिपूर्व तथा बिना हथियारों के हो। मान लीजिए कहीं सम्मेलन हो रहा है, किसी सभा में आप गए हो, तो वहाँ स्वतंत्रता का प्रयोग, मतलब स्वतंत्र तो है लेकिन शर्त यह है कि वह शांतिपूर्वक और बिना हथियार के। कोई भी सम्मेलन में आप हथियार लेके नहीं जा सकते। सरकार किसी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा सकती है। सरकार किसी क्षेत्र में, किसी भी कोई गांव या शहर क्षेत्र में हो, 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर, मतलब 1 सभा, 2 सभा, 3 सभा, ऐसे रहता है बहुत सारे, उसमें प्रतिबंध लगा सकती है। प्रशासन की इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग कर सकता है। वह सरकार के किसी कार्य या नीति के विरुद्ध जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है। लेकिन जनता अपने अधिकारों के प्रति सजग और सतर्क हो और प्रशासन के ऐसे कार्यों का विरोध करे तो इसका दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। यदि जनता सजग हो जाए किसी भी गलत कार्य को होने से, तो यह कार्य करने की जो वो है वो कम हो जाएगी, संभावना कम हो जाएगी। संविधान सभा में भी कुछ सदस्यों ने अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अपना असंतोष जताया था। जैसे कि संविधान में हम देख सकते हैं कि ये क्या नाम है इनका, सोमनाथ लहड़ी। ये इन्होंने कहा था कि मैं समझता हूँ कि इनमें से अनेक मौलिक अधिकार को एक सिपाही के दृष्टिकोण से बनाया गया है। ठीक है, आप देखेंगे कि काफ़ी कम अधिकार दिए गए हैं और प्रत्येक अधिकार के बाद एक उपबंध जोड़ा गया है। लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के बाद एक उपबंध है जो उन अधिकारों को पूरी तरह से वापस ले लेता है। तो इसमें ये बोलते हैं कि मौलिक अधिकार की हमारी क्या अवधारणा होनी चाहिए। हम उस प्रत्येक अधिकार को संविधान में पाना चाहते हैं जो हमारी जनता चाहती है।
तो यह एक व्यक्ति है जिसका नाम सोमनाथ लाहिड़ी है। इन्होंने एक वाद विवाद किया था कि मौलिक अधिकार का एक सिपाही के नाते तो बनाया गया है, लेकिन इन अधिकारों के पीछे एक उपबंध जोड़ दिया गया है जो प्रत्येक उपबंध के अधिकारों को पूरी तरह वापस ले लेता है। तो सरकार जो उपबंध बनाए हैं उसमें वो अपनी जो बात रख के वो उसको वापस ले लेता है, ये इनका कहना था। आरोपी व अभियुक्ति के अधिकार, जैसे कोई आरोपी है और उनके भी अधिकार होते हैं। आइए देखते हैं उनके क्या अधिकार हैं। हमारा संविधान इसका भी प्रावधान करता है कि उन लोगों को भी पर्याप्त सुरक्षा मिले जिन पर विभिन्न अपराधों के आरोप हो। ठीक है। हम प्राय ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि जिन पर भी किसी अपराध का आरोप लगता है वह दोषी है, लेकिन जब तक न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता तब तक वो दोषी नहीं माना जा सकता। लेकिन यह भी जरूरी है कि किसी अपराध के आरोप को स्वयं को बचाने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान 3 अधिकारों की व्यवस्था करता है। देखते हैं कौन कौन सा 3 अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सजा नहीं मिलनी चाहिए। दूसरा यह है, कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता। ये अधिकार दिए गए हैं दोषी लोग को। कहाँ पहुँचे, क्या समझे? क्या आप मानते हैं कि निम्न परिस्थितियाँ स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रतिबंधों की मांग करती है? उनके उत्तर के समर्थन में तर्क दें। शहर में सांप्रदायिक दंगों के बाद लोग शांति मार्च के लिए एकत्र हुए हैं। दलितों को मंदिर में प्रवेश की मनाही है। मानहानि जो चलती है। मंदिर में जबरदस्ती प्रवेश के लिए एक जुलूस का आयोजन किया जा रहा है। सैकड़ों आदिवासी ने सड़क जाम कर दिया है। वे मांग रहे हैं कि कोई कारखाना बनाने के लिए ली गई उनकी ज़मीन वापस की जाए। बहुत सारे ऐसे समस्याएं देखने को मिलती है। किसी जाति की पंचायत की बैठक है, तय करने के लिए बुलाई गई किसी जाति से बाहर विवाह करने के लिए एक नव दंपत्ति को क्या दंड दिया जाए। जैसे अब शोषण के विरुद्ध का अधिकार हमने पढ़ा था ऊपर, इनका डिटेल देख लेते हैं। अपने देश में करोड़ों लोग गरीब, दलित, शोषित और वंचित है। लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है ना। लोगों के द्वारा उनका शोषण हो सकता है, तो गरीब है इनका शोषण कर सकते हैं। ऐसे शोषण को हम अपने देश में बेगार या बंधुआ मजदूरी के रूप में जानते हैं। बेगार, बिना रोजगार के, बिना पैसे के उनसे काम कराना, ये सब बंधुआ व बेगार मजदूरी के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार के एक शोषण में लोगों को दास के रूप में खरीदा और बेचा जाता है। जैसे बंधुआ मजदूरी हो गया, एक दास के रूप में रहते हैं और उनको खरीद लेते हैं और बेच भी देते हैं। इन दोनों का प्रकार के शोषण पर संविधान प्रतिबंध लगाता है। पुराने समय में जमींदारों, सुगदाखोरों और अन्य धनी लोग बंधुआ मजदूरी करवाते थे। पुराने ज़माने में क्या रहते थे, जमींदार हो गए, बड़े बड़े जमींदार हो गए, सूदखोरों और अन्य जैसे धनी लोग हो गए, पैसे वाले हो गए, वो बंधुआ मजदूरी करवाते थे। देश में अभी भी खास तौर से भट्ठे के काम में बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। भट्ठे जैसे ईंट के भट्ठे हो गए, यह बंधुआ मजदूरी कराई जाती है। अब इसे अपराध घोषित कर दिया गया है और वह कानून द्वारा दंडनीय है। अगर कोई भी ऐसा कार्य करवाता है तो उसको कानून द्वारा दंड दिया जाएगा। जैसे एक बच्चे की फ़ोटो है यहाँ पे दिया गया। इस फोटो में आपको किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन दिखाई दे रहा है, आप देखिए और बताइए। संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार बाल श्रम का अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार को अर्थपूर्ण बनाया गया है। मतलब इसमें शोषण के विरुद्ध के अधिकार में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में या खतरनाक जगह में हम काम नहीं करा सकते। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अपने संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। हिंदू में हिंदू धर्म मान सकता है
मुसलमान मुसलमान जाति धर्म मान सकता है। इस स्वतंत्रता का लोकतंत्र का प्रतीक माना जाता है। इस स्वतंत्रता को लोकतंत्र के प्रतीक माना जाता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया के अनेक देशों के शासकों और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया। ये तो सही है। शासकों से अलग धर्म को मानने वाले लोगों को या तो मार डाला गया था या विवश कर दिया गया था। पहले ऐसा था कि ये हमारा धर्म है, इस धर्म में आप रहेंगे तो आप जिंदा रहेंगे, अगर दूसरे धर्म को अपनाएंगे तो आपको मार दिया जाएगा। वे शासकों द्वारा अन्य धर्म को स्वीकार कर ले। अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया है। आगे देखते हैं, आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। हमको आस्था, भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म चुनने का, उसका पालन करने का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है, उसको चुनने का निर्णय ले सकता है और उस धर्म का पालन ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। इसमें ये कह रहा है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने, अपने पालन करने का अधिकार तो है ही। धार्मिक स्वतंत्रता में अंतःकरण में स्वतंत्रता का समय निहित है। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को चुन सकता है या यह निर्णय भी ले सकता है कि वह किसी भी धर्म का पालन नहीं करेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि हम हिंदू धर्म में, हिंदू राम कृष्ण जो भी है, हम इनका धर्म को पालन करेंगे, ये हमारी सभ्यता है, होली दिवाली। और कोई भी चीज़ ये भी है कि उनको ये भी अधिकार है कि वो कोई धर्म का पालन भी नहीं करेगा, उनको ये भी अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का यह भी अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, उनके अनुसार आचरण करने और प्रचार करने का समान हक है। वो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अपने धर्म का आचार प्रसार करने का समान हक है। लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध भी है, जैसे कि लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे उसमें उपबंध दिए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर नियंत्रण लगाने से विभिन्न धर्म के मानने वाले और सरकार के बीच अक्सर ही तनावपूर्ण स्थितियां पैदा होती रहती है। जब भी किसी धार्मिक समुदाय के कुछ क्रियाकलाप पर सरकार नियंत्रण लगाती है तो उस समुदाय के लोग यह महसूस करते हैं कि वह धर्म में एक हस्तक्षेप है, लेकिन यह हस्तक्षेप नहीं होता है। ये संविधान जो सरकार कार्य करती है वो संविधान के अनुरूप ही कार्य करती है। एक अन्य कारण से भी धार्मिक स्वतंत्रता राजनीतिक विवाद का विषय बन जाती है। संविधान ने सभी को अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी है। इसमें लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए मानने का अधिकार भी शामिल है। लेकिन कुछ लोग धर्म परिवर्तन का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि धर्मांतरण भय या लालच के आधार पर कराए जाते हैं। संविधान भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता। जबरन मतलब आप अपना धर्म परिवर्तन कर लो, ऐसा नहीं है। वह हमें केवल अपने धर्म के बारे में सूचनाएं प्रसारित करने का अधिकार देता है, जिससे वह दूसरों को अपने धर्म की ओर आकर्षित कर सके। आगे देखते हैं, सभी धर्म की समानताएं। विभिन्न धर्मावलंबियों को देश के होने के कारण यह जरूरी है कि सरकार विभिन्न धर्म के साथ समानता का बर्ताव करे। इसका अर्थ यह है कि सरकार किसी विशेष धर्म का पक्ष नहीं लेगा, मतलब कोई विशेष धर्म को नहीं मानेगा। सबके लिए, सब धर्म के लिए समानता का अधिकार मिला है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत में कोई ऐसा धर्म को लागू नहीं किया है कि ये हमारा राजकीय धर्म है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश व अन्य किसी सार्वजनिक पद पर कार्य करने के लिए हमें किसी धर्म का विशेष सदस्य होना जरूरी नहीं है। हम किसी भी धर्म से हम राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई भी धर्म से हम यह सदस्य हो सकते हैं। समानता के अधिकार के अंतर्गत भी हमने देखा है कि सभी नागरिक को इस बात की गारंटी दी गई है कि सरकारी नौकरी में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। सरकारी नौकरी के लिए भी कोई भी भेदभाव नहीं करेगी, कोई भी धर्म के लिए। राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में ना तो किसी धर्म का प्रचार किया जाएगा, ना ही कोई धार्मिक शिक्षा दी जाएगी और ना ही उसमें प्रवेश के लिए किसी धर्म को वरीयता दी जाएगी। इस प्रावधानों से धर्मनिरपेक्षता को जीवन में और बल मिल जाता है। खुद करें जैसे कि खुद सीखे।
अपने गांव या शहर में होने वाली सार्वजनिक धार्मिक गतिविधियों की सूची बनाएं। ये बच्चे का कार्य है। देखते हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। जब हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे मन में विविधता की छवि उभरती है। जब क्या करते हैं हम भारत के सामाजिक के बारे में बात करते हैं तो विविधता की छवि उभर जाती है। भारतीय समाज कोई समरूप समाज नहीं है, वरना इसमें काफ़ी विविधता है। ऐसे विविधता भरे समाज में कुछ समुदाय छोटे से हैं और कुछ बड़े से हैं। हमारे समाज विविधताओं से भरा हुआ है, जिसमें कुछ छोटे समुदाय के लोग रहते हैं और कुछ बड़े समुदाय के लोग रहते हैं। क्या ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक समुदाय को बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति स्वीकार करनी पड़ेगी? हमारा संविधान मानता है कि विविधता हमारे आज समाज की मजबूती है। सब समान रहेंगे तो क्या होगा? अतः अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। यहाँ पे दिए हैं सरदार हुकुम सिंह ने संविधान सभा के वाद विवाद में। ये हुकुम सिंह है। बहुसंख्या पर एक गंभीर उत्तरदायित्व है कि वे देखें कि अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें। केवल एक धर्मनिरपेक्ष शासन में ही अल्पसंख्यक सुरक्षित रहेंगे। उनके लिए राष्ट्रवादी होना लाभकारी है। बहुसंख्या को अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण का दिखावा नहीं करना चाहिए। जो बहुसंख्या है, बहुत ज़्यादा जो संख्या है, उनके लोग जो हैं उन्हें दिखावा नहीं करना चाहिए अपनी राष्ट्रीय दृष्टिकोण के प्रति। उन्हें स्वयं को अल्पसंख्यक की स्थिति में रखकर उनकी आकांक्षाओं को समझना चाहिए। जैसे वो अल्पसंख्याएँ हैं व्यक्ति, उनको अपना समझकर, मतलब उनकी जगह में उनको रखकर उनकी आकांक्षाएँ हैं, उनकी जो सोच है उनको समझना चाहिए। सुरक्षा की कमी मांगे उसकी आकांक्षा पर आधारित है। सुरक्षा जैसे कि अतः अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। किसी समुदाय को केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति के आधार पर भी अल्पसंख्यक माना जाता है। मतलब किसी भी समुदाय को उनकी धर्म को ही देखकर ही नहीं, उनकी मतलब भाषा को भी, उनकी संस्कृति को भी अल्पसंख्या माना जाता है। उनके आधार पर, संस्कृति, भाषा और धर्म के आधार पर। अल्पसंख्यक वह समूह है जिनकी अपनी एक भाषा और धर्म होता है। अब हम ये जान गए हैं कि अल्पसंख्यक क्या है। वह एक समूह है जिनकी उनकी अपनी भाषा होती है, उनका अपना धर्म होता है और देश के किसी एक भाग या पूरे देश में संख्या के आधार पर वे किसी अन्य समूह से छोटा है। ऐसे संख्यात्मक समूह को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने और उसे विकसित करने का पूरा अधिकार है। भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है, अपनी शिक्षण संस्थान तो खोल ही सकते हैं अल्पसंख्यक। ऐसा करके वे अपनी संस्कृति को सुरक्षित और विकसित भी कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामलों में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी कि उस शिक्षण संस्था का प्रबंध किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। मतलब इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस बात से हर कोई सहमत होगा कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार की सूची बड़ी आकर्षक है, लेकिन अधिकारों की विस्तृत सूची देना ही काफ़ी नहीं है ना। इसकी विस्तृत सूची देना काफ़ी नहीं, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिसके व्यवहार में लाया जा सके और उल्लंघन होने पर इन अधिकारों की रक्षा की जा सके। संवैधानिक उपचार का अधिकार वह साधन है जिसके द्वारा ऐसा किया जाता है कि जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी गई है। ये पॉइंट याद रख लीजिएगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस संविधान को, कौन से संविधान को, संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। इनके अंतर्गत पूरे नागरिक को अधिकार है कि इनका जैसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रदेश या रीट कहते हैं। क्या कहते हैं? रीट कहते हैं। प्रादेश या रीट कहते हैं। न्यायालय कई प्रकार के, हमें एनसीईआरटी बुक से ऐसी छोटी छोटी जानकारी मिल जाती है जो हम कभी सुने नहीं रहते, हमको जानकारी नहीं रहती, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बेसिक जानकारी के लिए एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, उसके बाद आप डिटेल में बुक पढ़ सकते हैं। तो न्यायालय के कई प्रकार के विशेष आदेश, जो आदेश जारी होता है न्यायालय के द्वारा, उसी को हम प्रादेश या रीट कहते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है देखते हैं।
बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण वही है कि गिरफ्तार व्यक्ति जो है, जो कोई जुर्म किया रहता है, तो उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश दे रहे हैं। यदि गिरफ्तारी का तारीख या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक है तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। यदि वो जो व्यक्ति है वो गैर कानूनी ढंग से आ गया है, मतलब उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो उनको सजा दी जाए, तो वो उसको छोड़ने का आदेश दे सकते हैं न्यायालय। परमादेश क्या है? यह आदेश जब तक जारी किया जाता है तब तक न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और उसमें किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। मतलब किसी व्यक्ति का उनका मौलिक अधिकार उल्लंघन हो रहा है और जिसके जरिए न्यायालय को लगता है कि सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून के दायित्व का पालन नहीं करता, इसलिए परमादेश आदेश जारी करता है। निदेश आदेश क्या है? जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें जैसे उच्च न्यायालय हो गए, सर्वोच्च न्यायालय हो गए, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निदेश आदेश जारी करती है। मतलब कोई छोटे छोटे अदालत रहते हैं जो अपना मुकदमा सुनवाई करती है और इसके ऊपर और अदालत होती है, बड़े उच्च न्यायालय होती है, सर्वोच्च न्यायालय होती है, ऐसे न्यायालय उन्हें निदेश आदेश भेजती है। अधिकार पक्ष क्या है? अधिकार पक्ष एक न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है, कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार पक्षादेश के द्वारा उसे उस पद से कार्य करने से रोक देता है। उत्प्रेषण रीट क्या है? जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके सक्षम विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। बाद में इन अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ और संरचनाओं का भी निर्माण किया गया है जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आदि के बारे में सुना ही होगा। ये ऐसी संस्था है अल्पसंख्यकों, महिलाओं और दलितों के अधिकार की रक्षा करती है। इसके अतिरिक्त मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का भी गठन किया गया है। तो ये पढ़ लिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है देख लेते हैं। किसी भी संविधान द्वारा प्रदान की गई अधिकारों की असली पहचान तब होती है जब उसको लागू किया जाता है। जैसे समाज के गरीब, अशिक्षित और कमजोर लोग रहते हैं, उनके अधिकार का प्रयोग स्वतंत्रता तभी तो होनी चाहिए। जैसे इसमें दिया है पीपुल्स यूनियंस फॉर सिविल लिबर्टीज, PUCL, या पीपुल्स यूनियंस फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स जैसे संस्था अधिकारों के विरुद्ध हनन जो हो रहा था उसके विरुद्ध चौकसी करती है। वर्ष 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया था, ये याद रखिएगा। वर्ष 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन किया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकार के संबंध में ज्ञात या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 और सदस्य होते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि जो मानवाधिकार आयोग में सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ये मानवाधिकार के संबंध में ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने के 2 सदस्य होते हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायत मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका की जांच करती है। जेल में बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने जा सकता है, मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकते हैं, शोध को प्रोत्साहित कर सकते हैं, ये मानवाधिकार के अंतर्गत आते हैं। आयोग को प्रतिवर्ष हजारों शिकायत मिलती रहती है। इसमें अधिकतर मृत्यु, हिरासत के दौरान बलात्कार, लोगों का गायब होना, पुलिस की ज्यादतियों, कार्यवाही न किए जाने, महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार आदि से संबंधित रहते हैं। मानवाधिकार आयोग का सबसे प्रभावी हस्तक्षेप पंजाब में युवक के गायब होने पर और गुजरात दंगों के मामले में जांच के रूप में रहा है। आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने का अधिकार
नहीं है। यह सरकार या न्यायालय को अपनी जांच के आधार पर मुकदमे चलाने का सिफारिश कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इस .com में देख सकते हैं। नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हमारे संविधान में है, भाग 4 में। संविधान निर्माताओं को पता था कि स्वतंत्रता भारत को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। संविधान निर्माता जो संविधान का जो निर्माण किए हैं, उनको पता था कि स्वतंत्रता भारत को बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इनमें सभी नागरिकों समानता लाना और सबका कल्याण करना सबसे बड़ी चुनौती थी। यहाँ के नागरिक को सम्मान में लाना और उनका कल्याण करना, ये तो चुनौती ही है। उन लोगों ने यह भी सोचा कि इन समस्या को हल करने के लिए कुछ नीतिगत निर्देश जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही वे इन नीतियों को भावी सरकारों के लिए बाध्यकारी भी नहीं बनाना चाहते थे। संविधान में कुछ नीति निर्देशक तत्वों का समावेश तो किया गया है, लेकिन उसे न्यायालय के माध्यम से लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई है। इसमें बोल रहे हैं कि संविधान में तो नीति निर्देशक समावेश है, लेकिन न्यायालय के द्वारा उसको लागू करवाने की व्यवस्था नहीं की गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती है तो हम न्यायालय में जाकर यह मांग नहीं कर सकते कि उसे लागू कराने के लिए न्यायालय सरकार को आदेश दे। इसलिए कहा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। ये वाद विवाद योग्य नहीं है। अर्थ यह है कि यह संविधान का एक हिस्सा है जिसे न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। संविधान निर्माताओं का मानना था कि इन नीति निर्देशक तत्व के पीछे जो नैतिक शक्ति है वह सरकार को बाध्य करेगी कि सरकार नीति निर्देशक तत्वों को गंभीरता से ले। इसके अलावा वे ऐसा भी समझते थे कि जनता उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी भावी सरकारों पर डालेगी। अतः संविधान में ऐसी नीतियों की एक निर्देशक सूची रखी गई है। निर्देशों की उसी सूची को राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। एक सूची है किसकी? निर्देशों की, उसी को क्या कहते हैं? नीति निर्देशक तत्व। इनके क्या तत्व हैं देख लेते हैं। पहला है वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में स्वीकार करने चाहिए। वे जो लक्ष्य है, उद्देश्य है जो एक समाज के रूप में, मतलब एक समाज में, अलग अलग समाज में नहीं बांटना चाहिए, एक समाज के रूप में स्वीकार करनी चाहिए। दूसरा है वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा मिलने चाहिए। मौलिक अधिकार तो मिले ही है, इनके अलावा इनको और अधिकार मिलने चाहिए। और वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। जो नीति निर्देशक तत्व है उनको सरकार को स्वीकार करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व को देखने से आपको संविधान निर्माता की भारत की कल्पना का आभास होगा। समय समय पर सरकार ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास किया है। अनेक जिम्मेदारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कई फैक्ट्रियां, अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, कुटीर और लघु उद्योग को प्रोत्साहन और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उन्नयन के लिए आरक्षण आदि का प्रयास को दर्शाती है। किसमें? नीति निर्देशक तत्व में। तो ये सब नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का प्रयास में शिक्षा का अधिकार, पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना, रोजगार गारंटी की योजना के अंतर्गत काम का सीमित अधिकार, स्कूल बच्चों के लिए दोपहर के भोजन का योजना आदि सम्मिलित है। नागरिकों के मौलिक कर्तव्य। वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संविधान संशोधन किया गया। 42वां संशोधन किया गया। वर्ष 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया। अन्य प्रावधानों के अलावा इस संशोधन में संविधान में नागरिक के मौलिक कर्तव्य की एक सूची का समावेश किया गया। मौलिक कर्तव्य में एक सूची को ये किया गया, लेकिन उन्हें लागू करने का संबंध में संविधान मौन रहा। मतलब संविधान कुछ नहीं कहा, वो मौन रहा कि इसको लागू करना है कि नहीं। नागरिक के रूप में हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए। हम देश के नागरिक हैं तो हमको संविधान का पालन करना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए, सभी नागरिक में भाईचारा बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए और पर्यावरण की भी रक्षा करनी चाहिए। परंतु यह ध्यान देने की बात है कि संविधान मौलिक कर्तव्य के अनुपालन के आधार पर या उनकी शर्त पर हमें मौलिक अधिकार नहीं देता। इस दृष्टि से संविधान में मौलिक कर्तव्य के समावेश से हमारे मौलिक अधिकारों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ा।
कहाँ पहुँचे, क्या समझे, अ, ऐसा अनुमान है कि भारत में लगभग 30 लाख लोग शहर में बेघर है। अनुमान है ये। इनमें से 5% लोग के लिए रात में सोने की जगह नहीं है। इसमें सैकड़ों बूढ़े और बीमार बेघर लोग जाड़े और शीत से मृत्यु हो जा रही है। निवास का प्रमाण ना दे पाने के कारण इसे राशन कार्ड या मतदान या पहचान पत्र में नाम नहीं मिल सका है। इसके अभाव से उन्हें ज़रूरतमंद चीज़ें मरीजों के रूप में सरकारी मदद भी नहीं मिल पाती। इनमें एक बड़ी संख्या के लोग दिहाड़ी मजदूर हैं जिन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। वे मजदूर की तलाश में देश के विभिन्न हिस्सों या शहर में आते जाते हैं। आप इन तथ्यों के आधार पर संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को एक याचिका भेजें। आपकी याचिका ऐसी होनी चाहिए जैसे बेघर लोगों के कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। आप सर्वोच्च न्यायालय से किस प्रकार का आदेश देने की प्रार्थना करेंगे। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में संबंध। ये नीति निर्देशक तत्व और हमारे ऊपर जो पढ़े थे मौलिक अधिकार में क्या संबंध है देख लेते हैं। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा गया है। किसके रूप में? पूरक के रूप में देखा जा सकता है। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। मतलब सरकार को मौलिक अधिकार क्या करता है? प्रतिबंध लगाते हैं कुछ कार्य के लिए, लेकिन वहीं पे नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं? उनको प्रेरणा देते हैं उस कार्य को करने के लिए। मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। देख लेते हैं एक बार। मौलिक अधिकार खासकर क्या करते हैं? मौलिक अधिकार व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं। व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं। नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का प्रयास करती है तो नागरिक के मौलिक अधिकार से टकरा सकते हैं क्योंकि उनके पूरक हैं। यह समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारी उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया था। इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि उनकी संपत्ति में मौलिक अधिकार का हनन हो रहा था। लेकिन यह सोचकर सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्ति हित से ऊपर है। सरकार, ये पढ़ लेते हैं नीति निर्देशक तत्व। उद्देश्य लोगों का कल्याण, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। लोगों के कल्याण के लिए, उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए नीति निर्देशक तत्व निर्धारित किए गए हैं। नीतियाँ: समान नागरिक संहिता, मद्यपान निषेध, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा, उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक, ग्राम पंचायतों का प्रोत्साहन। ऐसे अधिकारी जिनके लिए न्यायालय में दावा नहीं किया जा सकता, जैसे पर्याप्त जीवन यापन, महिला और पुरुषों के समान काम का समान मजदूरी, आर्थिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, काम का अधिकार, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखरेख और शिक्षा। मुझे बताओ कि संविधान में अच्छी अच्छी बातें कहने का क्या मतलब है यदि उसे किसी न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता। तो ऐसे 3 तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं। नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं, लेकिन कभी कभी जब सरकार नीति निर्देशक तत्व को लागू करने का प्रयास करती है तभी नागरिक को मौलिक अधिकार से टकरा जाती है। यह समस्या तब पैदा हुई जब सरकार ने जमींदारों उन्मूलन कानून बनाने का फैसला किया था। जब सरकार थी ना, तो वो जमींदार जो उन्मूलन है उनका कानून बनाने का जब फैसला किया था, तब मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच टकराव उत्पन्न हो गया थे। इसका विरोध इस आधार पर किया गया है कि उसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो इसलिए संपत्ति के अधिकार को हटा दिया है। लेकिन यह सोचकर कि सामाजिक आवश्यकताएं व्यक्तिगत हित से ऊपर है, सरकार ने नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए संविधान का संशोधन किया है। इससे एक लंबी कानून लड़ाई शुरू हुई। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इस पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण अपनाया। अब इस पे एक और समस्या हो गई थी। कार्यपालिका और न्यायपालिका ने इसमें विरोध कर दिया। सरकार की मान्यता है कि नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब नीति निर्देशक तत्व को लागू करेंगे तो इसमें मौलिक अधिकार पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके पीछे यह धारणा था कि लोक कल्याण के मार्ग में अधिकार बाधक है। दूसरी ओर जैसे हम लोग का कल्याण करेंगे तो उसका अधिकार में बाधक हो जाएगा। दूसरी ओर
न्यायालय की यह मान्यता थी कि मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण और पावन हैं कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए उन्हें भी प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। मतलब सरकार यह कह रही है कि अगर नीति निर्देशक तत्व हम लागू करेंगे तो उनके मौलिक अधिकार को कुछ हटाना पड़ेगा, लेकिन ये मौलिक अधिकार इतने महत्वपूर्ण हैं, इतने ज़रूरी हैं कि नीति निर्देशक तत्व को उसको प्रतिबंध नहीं किया जा सकता। इसके लिए नीति निर्देशक तत्व के लिए मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संबंध पर उठे विवाद के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था मूल संविधान पे संपत्ति अर्जन, स्वामित्व और संरक्षण का अधिकार। ये अधिकार दिया गया था, लेकिन संविधान से स्पष्ट हो गया है कि सरकार ने लोक कल्याण के लिए संपत्ति के अधिग्रहण कर सकती है। 1950 से ही सरकार ने अनेक ऐसे कानून बनाए जिसमें संपत्ति के अधिकार पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। ये हट गया है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य विवाद के केंद्र यही अधिकार था। आखिरकार 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में संपत्ति के अधिकार को संविधान के मूल ढांचे का तत्व नहीं माना। कब नहीं माना? 1973 में। ये याद रख लीजिएगा, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को तत्व का मूल, संविधान का मूल ढांचा नहीं माना। कहा कि संसद को संविधान का संशोधन करने की, इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार है। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से निकाल दिया और संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत उसे एक सामान्य कानून अधिकार बना दिया गया। आपकी राय में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में कानून अधिकार बनाने का क्या फ़र्क है? आप सोचिए। इससे एक और जटिल वाद विवाद को जन्म दिया। यह संविधान के संशोधन से असंबंधित है। सरकार का मत है कि संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान से संशोधन कर सकती है। न्यायपालिका का कहना था कि संसद कोई भी ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो। यह विवाद सर्वोच्च न्यायालय उच्च केशवानंद भारती मुकदमे में दिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में से समाप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केशवानंद भारती, आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये महत्वपूर्ण निर्णय से समाप्त हुआ। इससे निर्णय देते हुए न्यायालय ने यह कहा कि संविधान की कुल मूलभूत ढांचागत विशेषता है और संसद इनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। हम 9वें अध्याय संविधान के इस जीवन दस्तावेज में विस्तार से और पढ़ेंगे कि ये किसी पेपर की कटिंग है। बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाए 2 बहादुर बच्चियों ने, वार्ड सदस्य खातून को दबंगों ने काले पोत कर घुमाया। ये सब भ्रूण हत्या और यौन उत्पीड़न के खिलाफ मुहिम। तो ये निष्कर्ष पे आ गए हम। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में अधिकारों को घोषणा पत्र और भारतीय संविधान में दी नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ें। ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ये प्रश्न वाली हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। हम अब नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे। कोई और ऐसा संविधान जो NCERT की बुक में दिया हो तो हम उसको भी पढ़ाएंगे और खुद पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।